बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करके देख रहे हैं अब हम, और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो भी उसी तरीके से कैलकुलेट होगा जैसे कि सिक्योरिटी का बीटा कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब मैं केवल इतना सा पूछ रहा हूं कि हमें ये डेटा नहीं दे रखा, हमें दे रखा है इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का बीटा। तो क्या बीटा ऑफ पोर्टफोलियो वेटेड एवरेज होना चाहिए क्या इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बीटा ए वेट ए प्लस बीटा बी वेट बी सो ऑन। क्या ये आंसर सही होना चाहिए? हाँ जी सही होगा। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, बीटा क्या बता रहा था, सिस्टमेटिक रिस्क ही तो बता रहा था, और सिस्टमेटिक रिस्क हमने पढ़ा था कि ये मिटिगेट नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज कर दोगे तो चलेगा। रिस्क में हम वेटेड एवरेज नहीं कर सकते थे, आपको याद आ रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं पोर्टफोलियो के रिस्क निकालता था तो मैं वेटेड एवरेज नहीं कर सकता, वाई और बीटा में क्यों कर सकता हूँ? क्या लॉजिक पकड़ पा रहे हो क्या इस चीज का? देखो जब मैं पोर्टफोलियो का रिस्क निकालता हूं तो वेटेड एवरेज नहीं कर सकते। रीजन क्या था? रीजन था रिस्क गेट्स रिड्यूस्ड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। याद है, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क रिड्यूस होती है, इसलिए ये फॉर्मूला काम नहीं आ सकता। पर क्या सिस्टमेटिक रिस्क रिड्यूस हो सकती है क्या? इसका तो नाम ही है नॉन डाइवर्सिफाइबल। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं, लॉजिक लिखा रहा हूं, यहाँ पे लिख लेना, नीचे वाले को हटा देते हैं हम। क्यों वेटेड एवरेज हो जाता है? तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के बीटा का वेटेड एवरेज हो जाएगा, बिकॉज बीटा कैप्चर्स ओनली सिस्टमेटिक रिस्क एंड इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। ओके जी, बात समझ में आया? तो ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में इंडिविजुअल सिक्योरिटी का बीटा दिया हुआ हो, तो आपको कुछ नहीं करना, उसको वेटेड एवरेज कर देना, आपका पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, चलो एक फॉर्मूला और यूज आएगा, वो एक बार लिख लो, फिर उसको हम समझा देंगे। एक फॉर्मूला है कोवेरियंस का, कोवेरियंस ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दे रखा है हमें, वो है बीटा ए इंटू बीटा बी इंटू एच डी एम का स्क्वायर। देखो इसको, ये तो फॉर्मूला है, इसको तो आप याद कर लो। इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है, मैं बोल रहा हूं दो स्टॉक के बीच का कोवेरियंस निकाल रहे हो, तो दोनों की सिस्टेमेटिक रिस्क, दोनों की सिस्टेमेटिक रिस्क को मल्टीप्लाई कर दो। बताओ दोनों की सिस्टेमेटिक रिस्क, क्या यही आएगा क्या आंसर? सिस्टेमेटिक रिस्क ऑफ ए निकालना है तो क्या करते हैं हम, एच डी एम इंटू बीटा ए लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई एच डी एम इंटू बीटा बी लिख सकते हैं। देखो क्या ये फॉर्मूला बन गया क्या ऊपर वाला, बीटा ए बीटा बी इंटू एच डी एम का स्क्वायर। ये इसका है डेरिवेशन क्यों किया हुआ है। अरे बात सुन में, तो एक फॉर्मूला है ये भी यूज आएगा, तो फॉर्मूला वाली लिस्ट में लिख लेना। कोवेरियंस आपने पहले दो तरीके से लिखा था ऊपर, एक थर्ड तरीका और लिख लेना कोवेरियंस कैलकुलेट करने का। तो अगर आपको दो स्टॉक के बीच का कोवेरियंस निकालना है तो आप निकाल सकते हो, अगर आपको दोनों स्टॉक का सिस्टमेटिक रिस्क पता है तो। ठीक है, हो गया नोट? चलें क्वेश्चन पे। ठीक है,
देखो इलस्ट्रेशन नंबर 15। A study by a mutual fund has revealed the following data in respect of 3 securities. 3 securities दे रखी है आपको यहाँ पे P, Q, R। तीनों का रिस्क दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तीनों का कोरिलेशन दे रखा है, किसके साथ दे रखा है वो देखना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन दे रखा है विद इंडेक्स मतलब मार्केट। तो ये क्या है फर्स्ट वाला, ये है RPM, ये क्या है, ये है RQM, और ये क्या है, ये है RRM। ठीक है, आगे द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इज ऑब्जर्व टू बी 18%। ये क्या हो गया आपका HDM। HDM कितना दे रखा है 18% दे रखा है। पूछा क्या क्या, पहला व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न्स ऑफ ईच स्टॉक विद रेस्पेक्ट टू मार्केट। कौन बताएगा क्या पूछ रहा है, स्टॉक की रिटर्न की सेंसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू मार्केट मतलब बीटा। हाँ जी, अब देखो जिसको थ्योरेटिकल पता है वो फटाफट पता लगा लेगा क्या पूछ रहा है। साफ साफ बीटा नहीं लिखा पर पूछ रहा बीटा है। किसका बीटा पूछ रहा है, पोर्टफोलियो का बीटा पूछ रहा है या इंडिविजुअल तीनों सिक्योरिटीज का बीटा पूछा जा रहा है। 3 बीटा, तो एक बीटा P, बीटा Q, बीटा R। ठीक है, 3 बीटा निकालने, इंडिविजुअल सिक्योरिटी लिखा हुआ देखो, ईच स्टॉक का बीटा कैलकुलेट करना है। अब की बार मार्केट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, ये रही, तो हम निकाल सकते हैं। दूसरा, व्हाट आर द कोवेरिएंसेस अमंग वेरियस स्टॉक्स। अभी इसीलिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था, देखो आपको वेरियस स्टॉक्स के बीच का कोवेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं हम अगर हमारे पास उनका सिस्टमेटिक रिस्क है। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट हो सकती है, क्या सिस्टमेटिक रिस्क हो सकती है, सब कुछ है यहाँ पे, तो बीटा भी है, मार्केट का डेटा भी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो ये हो जाएगा आपका। तो कोवेरिएंस अमंग वेरियस स्टॉक पूछा है, मार्केट से पूछा है क्या। तो क्वेश्चन में बहुत सी ट्रिकी चीजें आती है, क्या यहाँ पे आपका कोवेरिएंस मार्केट के साथ पूछा है या अमंग वेरियस स्टॉक्स पूछा है। तो यहाँ पे क्या क्या निकालोगे आप, यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एक तो आपको कैलकुलेट करना है कोवेरिएंस बिटवीन PQ, है ना, और क्या कोवेरिएंस बिटवीन P एंड R, और कोवेरिएंस बिटवीन Q एंड R। वेरी गुड। तो इस तरीके से निकालना है, PM और QM और RM नहीं निकालना, तो डिफरेंस हो जाएगा आंसर में। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो ऐसे ही निकालते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ूंगा तो इसी तरीके से निकालता, इसलिए अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। फिर पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द 3 स्टॉक्स इक्वली। क्या पूछ रहा है बताओ, क्वेश्चन जो अच्छे से रीड कर लेगा आंसर आने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा। यहाँ क्या पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन में, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, वेरी गुड। यहाँ पूछ रहा है HD ऑफ पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो जब आप रिस्क निकालते हो तो आपको एक तो वेट चाहिए होते हैं, आर चाहिए होता है। ठीक है, वेट्स कितने बोल रहा है वो, इक्वल वेट्स है तीनों में। आर कितना है, क्या तीनों का आर है क्या आपके पास, क्या तीनों सिक्योरिटी का कहाँ है, नहीं है, यही तो समझा रहा हूँ, इसीलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़वा रहा हूँ। कहाँ है बताओ मेरे को, RPQ कहाँ है, RPR कहाँ है, RQR कहाँ है, नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में पहले इंडिविजुअल के बीच का कोवेरिएंस निकलवाया। अगर आपको P और Q का कोवेरिएंस पता है और P और Q का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, क्या R निकल सकता है। हाँ जी, ठीक है। What is the beta of the portfolio consisting of equal investment in each stock। कोई दिक्कत नहीं है, बीटा पोर्टफोलियो, क्या बीटा पोर्टफोलियो वेटेड एवरेज कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। What is total systematic and unsystematic risk of the portfolio in 4। इसके लिए मैंने आपको बोला था 2 अप्रोच होती है, एक वेरिएंस अप्रोच होती है और एक HD अप्रोच होती है। ज्यादा बेटर अप्रोच कौन सी होती है बोलो, वेरिएंस वाली कि HD वाली। वेरिएंस वाली होती है तो हम भी आंसर वेरिएंस वाले से निकाल देंगे, चाहो तो आप दोनों से निकाल सकते हो, पर केवल वेरिएंस से भी निकालोगे तो चलेगा। इन्होंने भी वेरिएंस से आंसर दे रखा है केवल। ठीक है, अब आ जाते हैं इसको सॉल्व करने पे। तो दिस इज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक भी लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
रिवाइज करना है इस क्वेश्चन को। चलो सॉल्व करते हैं पहले अभी हम। इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15। सबसे पहला काम है बीटा निकालना है। तो देखो बीटा का कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है यहाँ पे। पार्ट 1 है क्वेश्चन का, आपको बीटा ऑफ पी निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? एच डी ऑफ पी इंटू आर पी एम अपॉन एच डी ऑफ एम, यही होता है। क्या ये सारी चीजें अवेलेबल है क्या? सब तो दे रखा है क्वेश्चन में। दिस इज 20 और आरपीएम दे रखा है 0.66। 20 इंटू 0.66 डिवाइडेड बाई एचडीएम दे रखा था हमें यहाँ पे 18%। तो देखो कई बार क्या होता है आपके माइंड में पता ही नहीं लगता क्या करना है। कोई इशू नहीं है, उस केस में आप फटाफट से जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिख दो बस याद करके, और उसके बाद सर्च कर लो क्वेश्चन में क्या वो डेटा अवेलेबल है क्या। वो नहीं होगा, उससे रिलेटेड कुछ और दे रखा होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का। कई बार माइंड ब्लैंक हो जाता है, पता नहीं क्या करना होता है। जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिख दो याद करके बस। ठीक है, तो 0.73 बीटा आ रहा है पी का। तो बीटा पी आ गया, यही निकाल देता हूं मैं आगे। बीटा पी बीटा क्यू। एग्जाम में ऐसे मत करना आप तो नीचे की तरफ ही चलना। मैं तो इसीलिए निकाल रहा हूँ, कोई ये नोट कर रहा होगा तो आगे लिख रहे हैं। इसका भी फॉर्मूला यही रहेगा, एच डी ऑफ क्यू इंटू आर क्यू एम हो जाएगा आपकी बार, और नीचे एच डी ऑफ एम ही आएगा। ठीक है, कितना है 18 और 0.95, सारे प्लस के हैं ध्यान रखना। 18 इंटू 0.95 डिवाइडेड बाई 18, ये तो 0.95 ही आ जाएगा। मार्केट का भी रिस्क वही है, सिक्योरिटी का भी रिस्क वही है, और आर उसका 0.95 है। इसका मतलब बीटा भी क्या है 0.95। बीटा पी हो गया, बीटा क्यू हो गया। अब आ जाते हैं हम बीटा आर पे। बीटा ऑफ आर का फॉर्मूला एच डी ऑफ आर इंटू आर आर एम अपॉन एच डी ऑफ एम। एच डी ऑफ आर 12.75, 12 इंटू 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 18, 0.5 आएगा क्या? लो जी, फर्स्ट पार्ट इज ओवर। फटाफट से मैसेज डालो, सब नोट कर लो। तो नोट करके मैसेज डाल दो कि आपने नोट कर लिया। नोटेड? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से फॉर्मूले पुट करने हैं, आंसर निकालने। आगे आ जाओ। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में पूछ रहे हैं कोवेरियंसेस। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कोवेरियंस पीएम और ये निकालना है तो फटाफट से निकाल देते। ऐसे नहीं पूछा, उल्टा है इसमें क्वेश्चन, थोड़ा सा उल्टा है। सेकंड क्वेश्चन में कोवेरियंस पूछा गया है पी और क्यू के बीच में। ठीक है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी के बीच में पूछा है, तो मैं फर्स्ट निकाल रहा हूं इसका। अब बताओ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के बीच का निकालने के लिए क्या करें? कोवेरियंस के फॉर्मूले याद करोगे आप, और क्या करोगे? तो एक तो कोवेरियंस का फॉर्मूला कैसे निकलता है, डीएक्स डीवाई करके निकलता है, तो वो तो डेटा है नहीं आपके पास यहाँ पे। दूसरा कैसे निकलता है, दोनों के एच डी को आर से मल्टीप्लाई कर दो। आ रहा है क्या याद? बीटा ऑफ पी इंटू क्यू इंटू एच डी ऑफ एम का स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट है। ये आंसर तो आपका आज है जो मैंने लिखाया था। एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपन जब सोल्व करेंगे तो ऐसा माइंड में आता है। तो देखो ऐसे माइंड में मुझे कोवेरियंस के फॉर्मूले याद करने हैं। तो पहला फॉर्मूला डीएक्स डीवाई वाला नहीं काम करेगा। एक और फॉर्मूला था कोवेरियंस का, कौन बताएगा? मैंने आपको पहले भी फॉर्मूले लिखाए थे, तो एक कोवेरियंस का फॉर्मूला और लिखाया था। क्या ये फॉर्मूला लग सकता है क्या यहाँ पे?
ठीक है, फॉर्मूला सही है। इस फॉर्मूले में क्या दिक्कत है? इस फॉर्मूले में सर हमारे पास HDP भी है, HDQ भी है, पर RPQ नहीं है ना? तो इस फॉर्मूले में ये चीज मिसिंग है। हालांकि इसका भी शॉर्टकट ट्रिक है हमारे पास, वो भी मैं आपको बता दूंगा नॉलेज पर्पज के लिए, ठीक है। पर फिलहाल एक बार इसको नहीं लगा रहा मैं फॉर्मूले को, क्योंकि यहाँ पे RPQ नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो मैंने अभी एक और कोवेरियंस का फॉर्मूला लिखा है आपको, कि दोनों की सिस्टमेटिक रिस्क को मल्टीप्लाई कर दूं, है ना? पर आप एग्जाम में तो फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा, तो फॉर्मूला ही लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? बीटा ए इंटू बीटा पी इंटू बीटा क्यू इंटू HD ऑफ M का स्क्वायर। क्योंकि ये चीजें सारी अवेलेबल है, इसलिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो बीटा पी कितना है? अभी अभी निकाला है हमने, बीटा पी आया है 0.73, बीटा क्यू आया आपका 0.95, और HDM आपका था 16 का स्क्वायर। 16 था क्या? 18 था, सॉरी, 18 का स्क्वायर कर दो, बताओ कितना आता है आंसर? टू टू 4.69% स्क्वायर आएगा। आप देख सकते हो ऊपर से, ये यूनिट लेस है, ये यूनिट लेस है, पर इसके 2 बार परसेंटेज था, तो ये परसेंटेज स्क्वायर हो गई सारी वैल्यू। ठीक है, वेरी गुड जी। ओके ना यहाँ तक? सेकंड पार्ट लिख रहा हूं मैं। कोवेरियंस निकाल दो आप P एंड R के बीच का। अगेन फॉर्मूला क्या लिखेंगे? बीटा P बीटा R HDM का स्क्वायर। बीटा P 73 है पॉइंट, बीटा R था 0.50, और HDM का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर। बोलो जी कितना आता है? 118.26% स्क्वायर आता है। ओके, थर्ड पार्ट है कोवेरियंस बिटवीन Q एंड R। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा बीटा Q बीटा R HDM स्क्वायर। बीटा Q इज 0.73, नहीं, बीटा Q कितना था? 0.95, इट्स 0.95 मल्टीप्लाइड बाई 0.50 इंटू 18 का स्क्वायर। आंसर आप बोल रहे हो 153.9, 153.9% स्क्वायर। लो जी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? चलें आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए यहाँ पे। एक पूछा था बीटा निकालो, एक पूछा था कोवेरियंस निकालो। अब पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो HDP निकालो। ओके, चलो थर्ड पार्ट में आपको पूछ रहा है HD ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है आपको। बताओ क्या वेटेड एवरेज होगा, या वो एक फॉर्मूला लगेगा बड़ा वाला फॉर्मूला, या वेटेड एवरेज? बड़े वाले फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम होती है, क्या चाहिए होता है? R। ठीक है, बिना R के भी होता है वैसे। कैसे होता है अभी देखता हूं, मैं बताता हूँ। HDP के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख रहा हूं मैं एक बार, आप मत लिखना, एक बार मैं लिख रहा हूं, ठीक है। HD ऑफ, ये पोर्टफोलियो पूरा लिख देते हैं इसको, वरना P से P कंफ्यूजन होगा। HD ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर निकालना है, तो HDP इंटू वेट ऑफ P का स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले तो हम, प्लस HDQ वेट ऑफ Q स्क्वायर प्लस HDR वेट ऑफ R स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू HDP इंटू वेट ऑफ P इंटू HDQ
इंटू वेट ऑफ क्यू इंटू आर पी क्यू। अब मैं ये बोल रहा हूं, क्या मैं इन तीन चीज की जगह 1, 2 और 3, इन तीन की जगह कुछ वर्ड रिप्लेस कर सकता हूं क्या? एच डी पी इंटू एच डी क्यू इंटू आर पी क्यू का क्या मतलब होता है? किसी को याद आ रहा हो तो? कोवेरियंस। परफेक्ट। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 2 इंटू कोवेरियंस ऑफ पी एंड क्यू मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ पी इंटू वेट ऑफ क्यू। ठीक है, तो जैसा देश वैसा भेष। तो जहां पे जिस तरीके की इंफॉर्मेशन है उस तरीके से हम जा सकते हैं। पी क्यू हो गया पी आर इंटू वेट ऑफ पी इंटू वेट ऑफ आर प्लस 2 इंटू कोवेरियंस पी, सॉरी आर, क्यू आर हो जाएगा, क्यू और आर, वेट ऑफ क्यू वेट ऑफ आर। बस अब कुछ नहीं करना, अब तो पुट ही करना है। एच डी पी कितना कितना पी था इनका। इसको एक चीज ध्यान रखना, 20, 18, 12, यहाँ जब वेट्स लिखोगे ना तो इंटू 1/3 करना, ताकि वो पॉइंट्स का अप्रोक्सीमेशन नहीं हो जाए। 0.33 मत लिखना, स्क्वायर प्लस 18 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब देखो कोवेरियंस अभी निकाले थे हमने, पी और क्यू के बीच का कोवेरियंस ये रहा 224.69 इंटू 1/3 इंटू 1/3 प्लस 2 इंटू किसका, पी और आर 118.26 इंटू 1/3 इंटू 1/3 प्लस 2 इंटू क्यू और आर 153.9 इंटू 1/3 इंटू 1/3। इसको सॉल्व करके कौन बताएगा कितना आता है इसको सॉल्व करने से? कितना आ रहा है? वन 154 तो नहीं आ रहा। 154 सही क्या? वन 154 तो सही नहीं है। मेरा तो आ रहा है 206.8555 कुछ ऐसा, 206.86, 206.86 आ रहा है। हाँ जी सृष्टि सही है, फिर इसका मतलब 206.8555 ये आ रहा है मेरे कैलसी में। एक आधे का पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आप हो सकता है लिख के कर रहे हो, मैंने डायरेक्ट एम प्लस से किया है। ठीक है, तो एक दो पॉइंट ऊपर नीचे है, कोई इश्यू नहीं है, चल जाएगा। ये आपका आंसर आता है परसेंटेज स्क्वायर में। जिसका सही नहीं आ रहा वो चेक कर लो एक बार क्या दिक्कत है। किसने 0.33 लिया है तो वो तो मैं आपको पहले ही मना कर रहा हूँ, 0.33 मत लेना, वेट लेना 1/3। ठीक है, बाकी उसके अलावा इतना डिफरेंस 206.41 आ रहा है, इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए वैसे, 206.85। ठीक है, ओके यहाँ तक। चलो, तो ये आ गया आपका क्या, पोर्टफोलियो का वेरिएंस आया है। पर रिस्क पूछा है ना, रिस्क हम एच डी टर्म्स में निकालते हैं, तो एच डी ऑफ पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा, इसका रूट कर दो। 206.86 का रूट करेंगे तो कितना आएगा,
14.38%। परफेक्ट। ये लो जी, ये आ गई आपके पोर्टफोलियो की टोटल रिस्क, है ना, ये आपके पोर्टफोलियो की रिस्क है। सबका कंप्लीट हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट पे चल रहा हूँ फिर मैं, सबका कंप्लीट हो गया हो तो। पार्ट नंबर 4, व्हाट इज द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का बीटा पूछा है। 1 मिनट, ठीक है, वेट कर लेते हैं, मेरे को बता देना फटाफट से होती। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। डन, चलो जी, 206.41 और 14.37 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देखो 14.38 से और 14.37 चलेगा दोनों। हालांकि एक बार चेक करना क्यों आ रहा है डिफरेंस। फोर्थ पॉइंट पूछ रहा है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। अभी मैंने आपको बोला था बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालने के लिए या तो नॉर्मल फॉर्मूला लगा दो। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, लिखना मत एक बार, एच डी ऑफ पोर्टफोलियो इंटू आर पी एम डिवाइडेड बाई, पी का मतलब पोर्टफोलियो, यहाँ पे एच डी ऑफ एम। तो देखो एच डी ऑफ पोर्टफोलियो भी है हमारे पास पोर्टफोलियो और मार्केट का रिलेशनशिप नहीं है लेकिन, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा के हम क्या करते हैं, तीनों बीटा है हमारे पास, अगर तीनों बीटा है तो वेटेड एवरेज कर दो सिंपल तरीके से, तो बीटा ऑफ पी इंटू वेट ऑफ पी प्लस बीटा ऑफ क्यू इंटू वेट ऑफ क्यू प्लस बीटा ऑफ आर इंटू वेट ऑफ आर, ये हो जाएगा आपका। और तीनों के बीटा हमने निकाले ही थे फर्स्ट पार्ट में, कितने कितने आए थे देखो, तीनों का बीटा आया था हमारा 0.73, 95 और 50। 0.73 इंटू 1/3 करना प्लस 0.95 इंटू 1/3 प्लस 0.50 इंटू 1/3। और एक चीज और ध्यान रखना नॉलेज पर्पज के लिए, कि जब वेट्स इक्वल होते हैं तो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज से एक ही आंसर आता है, तो आप तीनों को जोड़ के डायरेक्टली 3 से डिवाइड करोगे तो भी ये आंसर आएगा, ठीक है। 0.73 आ रहा है, 0.73 आपका आंसर है यहाँ पे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, ठीक है, यहाँ तक। लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं इस क्वेश्चन के। फिफ्थ क्या बोल रहा है, देखो पांचवा पार्ट क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन का, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपके मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है लगभग क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। व्हाट इज सिस्टमेटिक रिस्क, लॉजी एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क, किसकी पूछिए पर वो ध्यान रखना आप, पोर्टफोलियो की पूछिए आपको, है ना, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की नहीं पूछिए। पोर्टफोलियो की सिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है वो बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फॉर्मूला होता है बताओ, सिस्टेमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अच्छा पहले तो बात करें अप्रोच कौन सी लगा रहे हो, तो अपन यहाँ पे लगा रहे हैं वेरिएंस अप्रोच। दो अप्रोच होते हैं क्योंकि अपने पास, तो वेरिएंस अप्रोच से कैलकुलेट कर रहा हूं मैं क्योंकि ज्यादा एक्सेप्टेबल यही होती है। एचडी में एक दिक्कत होती है जो कि आपने देखी थी, नेगेटिव आ जाती है उसकी वैल्यू। हाँ जी, वेरिएंस अप्रोच से अगर मैं बोलूं आपको तो सिस्टेमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो स्क्वायर आएगा आंसर, ठीक है ना, मतलब आंसर जो आएगा वो परसेंटेज स्क्वायर में आएगा। क्या फॉर्मूला था, फटाफट से बताएंगे, क्या फॉर्मूला था सिस्टेमेटिक रिस्क का।
दो थे ना, एक तो कोरिलेशन से एक और एक बीटा से। तो बीटा अपन ने निकाल रखा है पोर्टफोलियो का, तो बीटा वाले रूट से चलते हैं हम। फॉर्मूला क्या था, कौन बताएगा? एक कोरिलेशन के रूट से होता है, एक बीटा के रूट से होता है। एच डी ऑफ एन इंटू बीटा पी, इसके दोनों को स्क्वायर में लिखना है, लेकिन आप जो लिख रहे हो वो आंसर सही है, पर वो एच डी अप्रोच का आंसर है, इनको स्क्वायर में लिखना है आपको। ठीक है, तो आप लिखोगे एच डी एम का स्क्वायर इंटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एच डी एम का स्क्वायर, एच डी एम कितना था क्वेश्चन में? 18 था शायद। हाँ जी 18। तो एक तो आप लिख दो 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बीटा ऑफ पोर्टफोलियो अभी अभी निकाला है हमने 0.73, 0.73 का स्क्वायर। तो सिस्टमेटिक रिस्क कितनी आएगी बताओ? 172.66, 172.66% स्क्वायर में आंसर आएगा। आपको परसेंटेज में चाहिए तो इसको रूट कर लो, सही है, पर अनसिस्टमेटिक का रूट करोगे तो मैच नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो देखो ये तो है आपकी सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क का क्या फॉर्मूला था? अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो अगर निकालना है वो भी परसेंटेज स्क्वायर में, तो कुछ नहीं करना, टोटल रिस्क जो होती है उसमें से सिस्टमेटिक रिस्क लेस कर दो। 1 माइनस नहीं होता बेटा, गलत लिख रहे हो तुम, 1 माइनस थोड़ी होता है। टोटल रिस्क के दो कंपोनेंट होते हैं, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक। तो सिस्टम टोटल में से लेस करेंगे, और टोटल का मतलब क्या? पोर्टफोलियो की परसेंटेज स्क्वायर वाली रिस्क, मतलब वेरिएंस ना पोर्टफोलियो का। ये रहा 206.86, 206.86 आपके पोर्टफोलियो की ओवरऑल वेरिएंस है, उसी को हम अप्रोच को यूज कर रहे हैं, माइनस सिस्टमेटिक रिस्क जो आई है परसेंटेज स्क्वायर में। ये लेस कर दोगे तो आपकी सिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगी, और वो भी परसेंटेज स्क्वायर में आएगी। तो ये आ गई 34.2% स्क्वायर। क्लियर है सबको? ठीक है, किसी को समझना है तो ऐसे समझ सकता है। ये टोटल रिस्क है, इसमें एक सिस्टमेटिक होती है एक अनसिस्टमेटिक, तो इन दोनों का टोटल हमेशा टोटल के, इनका टोटल हमेशा टोटल रिस्क के इक्वल होगा। तो अगर टोटल रिस्क परसेंटेज स्क्वायर वाली ले रहे हो तो ये दोनों भी परसेंटेज स्क्वायर में आएंगे, और अगर टोटल रिस्क परसेंटेज वाली ले रहे हो तो ये दोनों भी परसेंटेज में आएंगे। लो जी, क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड तो एक बार आप पूछ सकते हो। बाकी ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर ये सोल्व हो पा रहा है आपसे तो आप मान लीजिए कि आपका एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आती क्वेश्चन सोल्व करने में, कई बार माइंड ब्लैंक हो जाता है, इतना सा ध्यान रख लेना कि फॉर्मूला लिख लो, अपने आप आ जाएगा आंसर। एक बार अनसिस्टमेटिक्स का सेकंड फॉर्मूला बता देना, सेकंड फॉर्मूला आर से होता है, यहाँ यूज नहीं आएगा ना। अनसिस्टमेटिक रिस्क का जो एक और फॉर्मूला होता है वो तो आर पे डिपेंड करता है। क्या था वो, क्या बोल रहा था आपके? एच डी ऑफ पोर्टफोलियो इसका स्क्वायर कर लो, और माइनस मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे? 1 माइनस आर पी एम इसका स्क्वायर। ये समझ नहीं है? देखो सिंपल सी बात है, आर की रेंज क्या होती है? +1 से लेके -1 होती है ना। तो मैं बोल रहा हूं अगर आर 0.8 है, इसका मतलब आपका 0.8, 80% मूवमेंट तो किसकी वजह से होता है? मार्केट की वजह से, और 20% मूवमेंट किसकी वजह से होता है? आपके खुद के वजह से। तो अगर मैं अपने रिस्क को, एच डी को आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सिस्टमेटिक आ जाएगा, और एच डी को 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अनसिस्टमेटिक आ जाएगा। यही तो किया है इसमें। तो अगर एच डी अप्रोच होता है तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, पर वेरिएंस अप्रोच है तो केवल इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। तो देखो एच डी पे भी स्क्वायर लगा दिया और आर पे भी स्क्वायर लगा दिया। है समझ में?
ठीक है, और कुछ, और किसी को डाउट? चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो, स्टॉक्स पी एंड क्यू। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा किससे रिलेटेड है, आपको देखना कौन सी अप्रोच यूज करनी है, क्या सॉल्व करना है यहाँ पे। हैव द फॉलोइंग हिस्टोरिकल डेटा, मतलब पास्ट डेटा दे रखा है आपको, स्टॉक पी एंड स्टॉक क्यू। ध्यान रखना कोई भी मार्केट नहीं है इसमें से। दो स्टॉक्स दे रखे हैं, कुल मिला के दो शेयर दे रखे हैं। एक शेयर है आपका 2009 से लेके 2013 तक के आपको रिटर्न बता रखे हैं, ठीक है, पी के भी और क्यू के भी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये मैंने आपको बोला, ये पांच डेटा से जब एवरेज निकालते हैं तो उसको एवरेज रिटर्न बोलते हैं। फॉर ईच स्टॉक ड्यूरिंग द पीरियड 2009 टू 13। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पता लग रहा है, यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है हर स्टॉक का, पूरे इनका। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, पांच डेटा के बेसिस पे। क्या तरीका होता है बोलो, पांच डेटा के बेसिस पे एवरेज निकालने का? सिंपल एवरेज, ठीक है ना, सिंपल एवरेज निकालना है आपको। Assume that someone held a portfolio consisting of 50% of stock P and 50% of stock Q. What would have been the realized rate of return on the portfolio in each year? तो नॉर्मली अपन जब पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल रहे होते हैं ना, वो अपन एवरेज करके निकालते हैं। तो ऐसा नहीं करना है यहाँ पे, आपको हर साल का निकालना है। तो अगर मैं बोलूं 2009 में, चलो मुझे बताओ फटाफट से लिख के, 2009 में पी का कितना रिटर्न है? पी का रिटर्न जल्दी जल्दी टाइप करो, 2009 में पी का रिटर्न कितना है? माइनस का 12.24। और क्यू का रिटर्न कितना है? माइनस का 7। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 2009 में अगर मैंने एक पोर्टफोलियो बना रखा था, दोनों में आधे आधे पैसे लगा रखे थे, तो मेरा 2009 का रिटर्न क्या होता पोर्टफोलियो का? आरपी क्या होता मेरा? सिंपल है, वेटेड एवरेज कर दो, ठीक है, वेटेड एवरेज ही तो करना है। तो पर ध्यान रखना है हर साल का निकालना है। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, दोनों का एवरेज करके वेटेड एवरेज कर देते हैं उनका। चलो, व्हाट वुड बी द एवरेज रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द पीरियड? अब ये निकालना है जो आप हमेशा निकालते हो वो। यू मे अज्यूम दैट ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो लो इलस्ट्रेशन नंबर 3 अभी कर देते हैं हम, पर आपको फॉर्मेट वगैरह बनाने हैं अच्छे से, ऐसा नहीं है कि केवल आंसर निकाल दो फटाफट से। देखो, स्टॉक पी की बात कर रहे हो आप पहले, तो आप स्टॉक पी के लिए लिखोगे ईयर, ठीक है, रिटर्न, और वो भी परसेंटेज में। 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, माइनस का 12, 24, 23.68, 34.44, 582 और 28, 30, 582 और 28, 30। क्या तरीका होता है, टोटल लगा लो। टोटल कितना आ रहा है इनका? दिस इज
टोटल आ रहा है 80। 80 आ गया आपका सिग्मा पी। तो आपका एवरेज रिटर्न कितना होगा? एवरेज रिटर्न ऑफ पी इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 5, 16%। ठीक है, ऐसे ही आपको क्यू का निकालना है, तो इसी टेबल में क्यू कर देते हैं हम, क्यू का रिटर्न, और वो भी परसेंटेज में। कितना कितना दे रखा है देखो, माइनस का 7, 25, 55, 44.09, 2.20 और 20.16 टोटल। एट्टी फाइव है आपकी बार टोटल। तो एवरेज रिटर्न कितना हो जाएगा क्यू का? एवरेज रिटर्न ऑफ क्यू 85 डिवाइडेड बाई 5, 17%। ठीक है, अब देखो इस एवरेज वाले डेटा से निकालोगे तो एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा, वेटेड एवरेज कर देना, एवरेज रिटर्न ऑफ पी इंटू वेट ऑफ पी प्लस, 1 मिनट होल्ड करना है, इसको कैलकुलेट करो आप। ओके, तो एवरेज रिटर्न पी का और वेट ऑफ पी प्लस एवरेज रिटर्न क्यू का इंटू वेट ऑफ क्यू। लो जी, 16 इंटू 0.5 प्लस 17 इंटू 0.5 कितना आएगा? 16.5। सिंपल, 16.5%। एक तो इन्होंने ये पूछा था, एक इन्होंने ये भी पूछा है कि पोर्टफोलियो का रिटर्न हर साल का, तो हर साल का पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा? तो देखो यहाँ रिटर्न, अगर मैं बोलूं रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, तो क्या करना है आपको? वेटेड एवरेज करना है हर साल। तो हर साल का वेटेड एवरेज क्या होगा? अभी मैंने बोला था इक्वल वेट से तो सिंपल एवरेज भी कर सकते हो, तो सिंपल एवरेज करते रहो इनका। 12.24 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, 9.62 नेगेटिव, माइनस का 9.62, फिर 24.62, फिर नेक्स्ट का कितना आ रहा है? 39.27, उसके अगले का 4.01, उसके अगले का 24.23। ठीक है, अब इसका दो तरीके से निकल सकता था एवरेज। पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न इधर से भी निकल सकता है, इसका टोटल लगाओ कितना आता है, इसका टोटल कितना आता है? एट्टी 82.51 आ रहा है ना, और ये टोटल है आपका। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइड बाय 5 करके, तो भी वही आएगा। इसको 5 से डिवाइड करोगे तो भी 16.5 आएगा। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न इस रूट से निकालो या वेटेड एवरेज करके निकालो, एक ही बात है। ये लो जी, ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, आ गया सबको समझ में? ओके, तो क्वेश्चन आज यहीं तक करेंगे हम। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, उसके बाद कल से अपन नई थ्योरी करेंगे।
ये कंसेप्ट भी काम आएंगे अभी जो पढ़ रखे हैं, पर वो कुछ क्वेश्चंस में पार्ट वो भी पूछ लेता है, तो दोनों चीज पता होगी तभी सॉल्व हो पाएंगे बाकी क्वेश्चंस। ठीक है। लो जी, ये रहा सॉल्यूशन आपका। डन डन। देखो ये वाला होमवर्क लिख लो आप, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 14। इसमें आपको पी दे रखा है और मार्केट दे रखा है, देखना पी और क्यू तो लिखा है, पर ये जो क्यू है ना ये मार्केट है, और मार्केट आते ही आप समझते हो बीटा भी निकल सकता है, सिस्टमेटिक रिस्क भी निकल सकता है, सब आ सकता है। आपको इसमें निकालना था रिटर्न, पी का रिटर्न निकालना है और मार्केट का रिटर्न निकालना है, कोवेरियंस निकालना है दोनों के बीच में, और बीटा निकालना है। हो जाएगा ये तो। एक तो 14th लिखो आप होमवर्क में। 15 हमने कर ही लिया। चलो एक 16 क्वेश्चन भी लिख लो। 16 में केवल बीटा निकालना, सेकंड पार्ट मत करना, 16 का फर्स्ट पार्ट। तो दो क्वेश्चन होमवर्क है आपके, एक 14th और एक 16th का ए पार्ट। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं है, फिर करें क्लास एंड। और कुछ पूछना है आपको? ओके जी, चलो फिर क्लास एंड करते हैं। टाटा एंड बाय बाय।